सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 3 में आज बात होने वाली है काइनेमेटिक इक्वेशंस की, और जिनमें आप चार इक्वेशंस बहुत ही पॉपुलर हैं एक्सेलरेटेड मोशन की। ये चारों इक्वेशंस आप पढ़ते हैं, जिसमें से ये तीन काफी ज्यादा पॉपुलर है, हर किसी को पता होगी। फोर्थ इक्वेशन कई बार याद रहती है, कई बार नहीं रहती, लेकिन ओवरऑल इन चारों को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन सबके ऊपर आते हैं। साथ में फ्री फॉल का भी डिस्कशन करेंगे, रिलेटेड शॉर्टकट्स जो फ्री फॉल में बनते हैं जो हमें याद होने ही चाहिए उसकी चर्चा होगी, और साथ में कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल के बारे में आइए जानते हैं। समझिए, अगर मैं काइनेटिक इक्वेशंस की बात करता हूं तो जो सबसे पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बेसिकली ये इस रिलेशन को कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और रिलेशन किसका है? ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। कई तरीकों से इसको है। पहला, ग्राफिकली आप जानते थे कि जब भी किसी पार्टिकल के अंदर अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बने तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया था कि किसी भी ग्राफ का स्लोप डिविजनल फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये बात ग्राफ में मैं बता चुका हूं। स्लोप का मतलब होता है स्लोप, जिसको कि आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी लिखते हो अगर वाई एक्स का ग्राफ है तो। चेंज इन वाई को वाई टू माइनस वाई वन भी कह सकते हैं, और चेंज इन एक्स को एक्स टू माइनस एक्स वन कह सकते हैं। ये सारी बातें आपको क्लियर है। ग्राफ फिर से देखिए अगर कोई दिक्कत हो तो। डिफरेंशिएशन वाले वीडियो में देखिए, मैंने स्लोप के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा था। इंस्टेंटेनियस स्लोप के लिए मैंने कहा था कि अगर स्लोप इंस्टेंटेनियस हो तो dy बाई डी एक्स लिख देते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, या उसी का शॉर्टकट dy बाई डी एक्स हो। बताता आ रहा हूं, बार बार बता रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए। इंस्टेंटेनियस स्लोप। अब अगर कोई ग्राफ जैसे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, कॉमन सेंस से आपको पता है कि वेलोसिटी का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। पता है या नहीं पता? यानी इसके इसके डिवाइड होने से, वेलोसिटी और टाइम के डिवाइड होने से ए आ रहा है। यानी किसी भी ग्राफ, वीटी ग्राफ का डिविजनल फैक्टर बताता है स्लोप। यानी आप ये कह सकते हो कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? एक्सेलरेशन, इजंट इट? क्या ये बात क्लियर है? नहीं है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसको बताने वाला है? तो एक्सेलरेशन बताने वाला है। बिना किसी दिक्कत के आपको ये बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया। सिस्टम से हम समझ रहे हैं। तो यहां इनिशियल वेलोसिटी u है, सपोज टी टाइम के बाद वेलोसिटी v है, ये t है, तो स्लोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। अब यहां से यहां तक अगर u है और ये पूरी साइड v है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो साइड हो जाएगा वो v माइनस यू, क्योंकि स्लोप ठीक इक्वल है टेन थीटा के। आपको ये भी कहानी क्लियर है? ये थीटा है। अब टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है v माइनस यू और बेस है t, तो स्लोप को आप एक्सेलरेशन a लिखते हो, v माइनस यू अपॉन टी। तो ग्राफिकल से प्रूफ तो आप बचपन से करते आ रहे हो। ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपको क्लियर है कि ग्राफ क्या है, किस तरीके से है। क्या होता है, कई बार ये प्रूफ कैलकुलस से पूछा जाता है, यानी कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड, अब कैलकुलस मेथड का क्या मतलब है? यानी कि डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज करना है या इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करना है, इनसे प्रूफ करना है। तो आप समझिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, एज ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ऐसे लिखा जा सकता है? डीवी बाई डी टी, इजंट इट? हो सकता है ए यूनिफॉर्म भी हो, लेकिन जो भी है, क्या ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होगा? मान लो आपको, आप एक ऐसा पार्टिकल है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और लगातार पार्टिकल अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा। तो किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम टी में या किसी भी इंस्टेंस टी में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको उसके लिए रिलेशन स्टेब्लिश करना है। मतलब आपको v निकालनी है गिवन टाइम t में। तो जाहिर है आपका जो मोटिव है वो मोटिव है इस टी के ऊपर रिसर्च करना। इसके ऊपर क्या करना? टी के ऊपर रिसर्च करना आपका मोटिव है। यहां से टी टाइम में डेल्टा वी, तो क्या आप यहां से रिलेशन बना सकते हो dv, जिसको इधर भेज दो तो a टाइम्स ऑफ dt।
आप याद रखिएगा। मान लिया आप वेलोसिटी टाइम रिलेशन बनाना चाहते हैं, आप ये पता करना चाहते हैं कि किस टाइम में क्या वेलोसिटी होगी, तो सबसे पहले आपको डीवी के लिए रिलेशन स्टेब्लिश करना है। ऐसा करने के लिए आप dt को इस तरफ भेज दो, तो dv का फॉर्मूला लिखा जा सकता है a इंटू dt। अब अगर बहुत ही छोटा सा अमाउंट dv पता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम dt में, अब आपको एक बड़ी वेलोसिटी चाहिए, तो जब छोटी वेलोसिटी से बड़ी वेलोसिटी चाहिए होती है तो करना पड़ता है इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। ये बहुत छोटा अमाउंट आपको पता है, जब आपको बड़ा अमाउंट चाहिए तो आपको क्या करना है? तो आंसर इज इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आप क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आई होप आपको ये कहानी क्लियर है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों की वीडियोस ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये बहुत काम की है। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं कि दोनों ही साइड को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अभी क्या है, कैसे इंटीग्रेट करना है? तो सिंपली आपको लिखना है dv इज इक्वल टू a dt। क्यों इंटीग्रेट करना है? आई होप आपको लॉजिक पता लगी। कारण ये है कि बहुत छोटा अमाउंट पता है और हमें बड़े अमाउंट की तरफ बढ़ना है। डिफरेंशिएशन एक काइंड ऑफ डिवीजन होता है, और जब चीजों को जोड़ करके बड़ा करना हो, इंटीग्रेट करना हो, यानी छोटी चीज पता हो बड़ी चीज पता करनी हो, तो इंटीग्रेशन करते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब dv इज इक्वल टू a dt है, जब भी इंटीग्रेट करते हो, तो मैंने इंटीग्रेशन में बता रखा है कि इंटीग्रेशन दो तरीके का, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब रेंज के साथ। सपोज जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है dv वर्जन है, वो u से v तक जा रहा है 0 से t टाइम में, तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। आपको ये बात पता है, रेंज पता है 0 से t तक। विदाउट रेंज करते हो तो प्लस c लगा देते हो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो खैर क्या है ये, वो तो मैंने बता दिया। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि छोटे छोटे dx को जोड़ते हैं तो बड़ा वाला x बनता है। अगर इनडेफिनिट है तो c भी लगा दोगे, डेफिनिट है तो वो रेंज पुट करोगे। तो अब dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v। अगर डेफिनिट है तो इस ब्रैकेट में नीचे u रखते हैं और ऊपर क्या रखते हैं? बड़ा वाला ब्रैकेट v, मतलब जो भी लिमिट्स होती हैं जहां से जहां तक ये जाता है, इसको इस तरीके से डील करते हैं। यहाँ a कांस्टेंट है तो उसको ले लेंगे बाहर, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt और रेंज लिख लेंगे 0 से t तक। ऐसा लिखा जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये वाला सिनेरियो यहां तक क्लियर है बिना किसी दिक्कत के। ओके, सो देखिए, मैं यहाँ ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कैलकुलस थोड़ा सा पढ़ लिया है। तो प्लीज अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो कैलकुलस जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ चीजें ऐसी ही होंगी, अब धड़ाधड़ की जाएगी, तो कैलकुलस आपको पता होनी चाहिए। तो खैर आई होप आपको ये क्लियर है। तो अब मैंने बताया भी है और आपको थोड़ा आइडिया भी है कि जब भी इसको लिमिट वाले को सॉल्व करते हैं तो जो भी यहाँ वैल्यू है, जैसे dv का v, यहाँ पहले अपर लिमिट लिखते हैं दैट इज v, फिर माइनस साइन लोअर लिमिट, क्योंकि हमें उस बीच के रेंज का निकालना है। तो 0 से v और 0 से u, तो v में से u माइनस करेंगे तभी तो बीच का रेंज आएगा, इसीलिए ये माइनस वाला टर्म चलता है इज इक्वल टू। और क्योंकि यहाँ केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, इसीलिए इस a को कांस्टेंट माना गया है यहाँ, और इसीलिए इसको बाहर ले लिया, वरना a को भी सोचना पड़ता डीपली कि कहीं ऐसा तो नहीं a फंक्शन ऑफ टाइम है, a समय के साथ बदल रहा है, तो ऐसा होता तो फिर a बाहर नहीं आता। तो एक एक छोटी बारीकी पे ध्यान रखिएगा। तो a बाहर आ गया, dt का आपको पता है t, और रेंज ले लेंगे 0 से t तक। अब क्या होगा? v माइनस यू तो लेफ्ट में है ही, v माइनस यू, और राइट साइड में हो जाएगा a और t माइनस 0। तो आप देखेंगे इसकी लिमिट को सॉल्व कर लिया, पहले t की जगह t फिर माइनस 0। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो आई होप आपको ये वाला सीन क्लियर है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये कैलकुलस मेथड से हमने प्रूफ किया हुआ है, जिसमें सिनेरियो हमें पता लगा कि वेलोसिटी का चेंज या किसी भी इंस्टेंस में जब वेलोसिटी निकालनी होगी तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से समझिए, v का फॉर्मूला क्या आया? u प्लस ए टी। अगर आप u को राइट साइड भेजो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला बताता है कि किसी भी टाइम t में, किसी इंस्टेंस पे, इंस्टेंस का मतलब टाइम t में कितनी वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपके पास u दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे पूछा जाए कि v एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड बताओ, यानी t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी बताओ कि पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है।
तो क्या ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जा रहा है इंस्टेंस के ऊपर v, तो आपको क्या करना है, सिंपली सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है, v इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 2 इंटू, और टाइम क्या था 10, तो 2 इंटू 10, तो आप देखेंगे आप लिख सकते हैं 10 प्लस 20, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है। मतलब ये रिलेशन आपको बताता क्या है, ये रिलेशन बताता है कि किसी भी इंस्टेंस में क्या वेलोसिटी होगी उसको बताता है। तो आई होप कि आपको ये एंटायर सीन क्लियर हुआ कि पोजीशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन को कैसे प्रूफ करना है। ग्राफिकल भी है और साथ में कैलकुलस मेथड भी है। मैंने दोनों मेथड्स को डिस्कस किया है। पहले आपको थोड़ा सा सिनेरियो मैंने ग्राफिकल का दिखाया कि ग्राफिकल का प्रूफ कैसे करना है, स्लोप वाले मेथड से निकालना है और एक को सॉल्व कर लेना है। और फिर हमने कैलकुलस मेथड से इसको देखा। दोनों ही मेथड आपके सामने है, आप दोनों से इसको सॉल्व कर सकते हो। और एनालिटिकल मेथड, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी को v माइनस यू लिखा ही जा सकता है, तो वो सिनेरियो तो आपको पहले से ही पता है। तो तीनों के तीनों मेथड आपको क्लियर होने चाहिए। खैर, अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ, और सेकेंड इक्वेशन में है डिस्कशन पोजीशन टाइम रिलेशन की। ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट रिलेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन। अब ये पोजीशन टाइम रिलेशन क्या है, पोजीशन को सिग्निफाई करते हैं एस से, और टाइम टी है, और जाहिर है ये पोजीशन टाइम फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी यहां ए तो रहेगा ही। ये सारी की सारी काइनेमेटिक इक्वेशन एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस हैं, इसलिए इन सब में ए आती है। मैं आपको इक्वेशन याद दिलाऊं, इक्वेशन कौन सी है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रोबेबली आपको याद होगा, बचपन से आप पढ़ रहे हो। इसमें पोजीशन एस है और टाइम टी है। हालांकि इनिशियल वेलोसिटी भी है, बट वो कई बार होती है कई बार नहीं होती है। तो प्राइमरी इसमें एस है और टी है, और ए तो रहना ही है, क्योंकि ये एंटायर इक्वेशन किस चीज की है, एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है। तो अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि पोजीशन टाइम रिलेशन कैसे निकालें, और प्रूफ करने का आइडिया सोच रहे हो कि ये दिमाग में कैसे आएगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो पोजीशन का बहुत ही शॉर्ट फॉर्म dx है और टाइम का dt। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोगों को वेलोसिटी टाइम निकालना था, तो वेलोसिटी का dv और टाइम का dt, तो dv बाई dt a, वहीं से हमने शुरू किया था। ऐसी पोजीशन का dx और टाइम का dt, तो आप एक रिलेशन यहां से सोच सकते हैं कि एज v इज इक्वल टू dx बाई dt। इतना तो आपको याद ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को आप वेलोसिटी कहते हो, यानी डिस्प्लेसमेंट की रेटिंग को वेलोसिटी कहते हैं। अब हमें अगर dx निकालना है, तो फिर से वही बात, dt को इधर भेजना पड़ेगा। सो dx कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, v टाइम्स ऑफ dt। और छोटा सा dx पता है, बड़ी सी x चाहिए, तो ऑब्वियस है इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहां कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि कई बार प्रूफ भी पूछा जाता है स्कूल वगैरह में, तो आपको पता तो होना चाहिए। dx इज इक्वल टू v dt। अब दोनों साइड हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया। अब क्वेश्चन यहां एक आता है, जब आप बिगिनर हो, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, तो अक्सर एक गलती करते हो। चलो dx तो यहां है और इसको इंटीग्रेट कर लिया, रेंज ले लिया 0 से s तक। मान लेते हैं फाइनल पोजीशन s है और स्टार्टिंग ओरिजिन से हुई है, यानी 0 से, तो dx 0 से s तक हो जाएगा। अब v dt में से क्या v को बाहर ले लें, जैसा हमने पिछली रिलेशन में करा था कि इस v को बाहर ले लें, तो आंसर इस एक्सेलरेटेड मोशन में क्या v कांस्टेंट है, क्या फाइनल वेलोसिटी का कांस्टेंट है क्या, तो आंसर इज नो, वो तो लगातार बदल रही है। यहां कांस्टेंट सिर्फ एक्सेलरेशन था। इससे पिछले वाले रिलेशन में जब बात ए की थी, तो ए कांस्टेंट टर्म है। यहाँ ए को हमने यूनिफॉर्म माना है, एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म माना है, सॉरी, इसलिए इस ए को बाहर ले लिया। लेकिन इस रिलेशन में यहां v आ रहा है। अब इस v को तो आप कांस्टेंट नहीं कह सकते। अगर आप v को कांस्टेंट नहीं कह सकते, तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या v टाइम के फंक्शन में है,
क्या v टाइम के ऊपर डिपेंड करता है? सोचोगे ध्यान से तो पता लगेगा, हाँ करता तो है। उसका तो रिलेशन भी हमने पढ़ा था। कौन सा रिलेशन? इक्वेशन 1 वाली। कौन सी इक्वेशन? v को रख लो u प्लस ए टी, ये v की जगह, और आगे dt। तो क्या v टाइम के फंक्शन में है, यानी टाइम के फॉर्म में है? तो टाइम के फॉर्म वाली बात पता है, तो यहां से हमने ए टी और डी टी कर लिया। अगर हम आगे एक्सपेंड करें इसको तो लिख सकते हैं, अब क्योंकि दो टर्म प्लस में है और डी टी है और टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो पहले यू डी टी रहेगा फिर ए टी डी टी रहेगा। मतलब दोनों टर्म्स को आप चाहो तो स्प्लिट कर लो, यू डी टी और प्लस ए टी डी टी। और टाइम के फंक्शन में है तो रेंज ले लो 0 से t और 0 से t, और यहां dx तो है ही 0 से s तक। तो आई होप आपको ये एंटायर स्टोरी पता लगी कि किसी भी रिलेशन के अंदर आपको ये चेक करना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो वेरिएबल, वो जो यहाँ वेरिएबल है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, जो भी टर्म यहाँ आ रहा है तो उस टर्म को देखना जरूरी है। अब टर्म v है तो ऑब्वियसली वेरिएबल है, टर्म a होता तो बाहर आ जाता। आई होप ये कहानी आपको क्लियर है। बाद में इस dx को आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद dx का क्या हो जाएगा? x। रेंज थोड़ा देख लेते हैं, रेंज क्या है? 0 से लेकर के s तक। ऐसे ही यहां आ जाइए u dt में, u इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी या तो 0 होगी या कोई भी गिवन वैल्यू हो सकती है, पर वो समय पे डिपेंड नहीं करती, वो तो इनिशियल सिनेरियो पे डिपेंड करता है, फेंकने वाले ने किस स्पीड से उसको फेंक दिया। तो वो एक कांस्टेंट टर्म होगा, वो वेरिएबल नहीं होगा। समय के साथ इनिशियल वेलोसिटी नहीं बदलती, समय के साथ फाइनल वेलोसिटी बदलती है। इनिशियल तो जो दे दिया वो दे दिया। तो अब इनिशियल वेलोसिटी को आप ले लोगे बाहर और dt का हो जाएगा t, इंटीग्रल कितना हो जाएगा dt का, तो आपको पता ही है, और रेंज लिख लेंगे। फिर आपको पता है इस a को बाहर ले लोगे। अब जरा यहां देखो, टी डी टी है तो क्या यहां t की पावर 1 मान लेंगे? अब इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है? तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर है। x की पावर n प्लस वन, n प्लस वन, ये फॉर्मूला है। तो t की पावर 1 dt को क्या लिखोगे? तो t की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, यानी ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2, और चाहो तो इसको ब्रैकेट में रेंज लिख लो 0 से 2 तक, 0 से t तक। तो आई होप आपको ये वाली कहानी बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब लेफ्ट में लिमिट की वैल्यू रखो, तो s माइनस 0 एंड u t माइनस 0, इजंट इट? सारी लिमिट्स की वैल्यू रख दी। फिर a बाई 2 को बाहर ले लो और ब्रैकेट में आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। अब फाइनली जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा s, यहाँ बचेगा यू टी और प्लस व्हाट, हाफ ए टी स्क्वायर, इजंट इट? तो आई होप आपको ये क्लियर है कहानी कि सेकेंड इक्वेशन, जिसको कि आप पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हो, ये इसका कैलकुलस वाला प्रूफ कैसा है। याद होगी, ये तो कैलकुलस प्रूफ है। स्टेप बाय स्टेप आपने देखा कि हम लोगों ने को कैसे कैलकुलस से इसको प्रूफ करना है। ग्राफिकल मेथड अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इसका ग्राफिकल मेथड हुआ करता था जो बचपन में यानी कि 9th में हम पढ़ा करते थे, जिसमें सेम यूवी ग्राफ को ही, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ही लेते थे, वेलोसिटी टाइम, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेकर के और इस पूरे ग्राफ को प्लॉट कर लेते थे। सपोज यहां से v है और ये t टाइम में है, तो आपको पहले से भी याद है कि किसी भी ग्राफ का एरिया मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर को बताता है और किसी भी ग्राफ का स्लोप डिविजनल फैक्टर को बताता है। ये मैं बता चुका हूं कैलकुलस में, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, कि स्लोप डिविजनल फैक्टर को और एरिया मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर को। अब क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला x बाई टी होता है और x v इंटू टी होता है, तो जब कभी भी x निकालना होगा तो वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करने से x आता है। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब एरिया, इसका मतलब अगर इस ग्राफ का एरिया निकाल दे तो वो एरिया कहीं ना कहीं हमारे को क्या बताएगा? s बता देगा। तो इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का s निकालने का मतलब था एरिया ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ग्राफ का क्या निकालना है? एरिया। अब क्योंकि ये ग्राफ
में एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है और एक ट्रायंगल, तो आप दोनों का एरिया निकाल सकते हो। रेक्टेंगुलर की यहां से यहां तक लेंथ u है और यहां से यहां तक t है, तो इसका एरिया हो जाएगा ut। मैं लिख नहीं रहा हूं वो स्टेटमेंट, यहां लिख भी दिया जा सकता था नेम दे करके, ए बी सी डी कुछ नाम दे दो, ए बी सी डी, और लिख दो एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी, और ऊपर एक नाम रख दो ई, बी सी ई, दोनों रख करके रेक्टेंगल का एरिया यूटी हो जाएगा। अब आ जाओ इस ट्रायंगल के एरिया में, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब है टी, और हाइट, हाइट का मतलब ये वाला पार्ट सीई। तो अगर यहां से यहां तक u है और ये पूरा v है, तो ये जो बीच वाला गैप हो जाएगा इतना पार्ट, क्या ये पार्ट v माइनस यू हो जाएगा, इजंट इट? यानी कि जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा v माइनस यू। अब कैसे करते थे? सो आंसर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी। अब क्योंकि इस इक्वेशन में आपको टाइम चाहिए, फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए, तो v माइनस यू को फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू इज इक्वल टू एटी होता है, तो यहां एटी पुट कर दिया, एटी ऐसा पुट किया तो क्या देखा, s इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, यानी हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कैलकुलस से नहीं, ग्राफिकल प्रूफ है कि आप जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो उसका एरिया निकालो, एरिया के लिए एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लो और v माइनस यू को सब्स्टिट्यूट कर लो और इस इक्वेशन का प्रूफ आ जाएगा। तो आई होप आपको ये पता लगा कि कैलकुलस से प्रूफ कैसे करना है और ग्राफिकल से कैसे करना है। सीनियर क्लासेस में कैलकुलस का प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आपको ये ध्यान रहा इस थ्योरेटिकल पार्ट में कि इस पूरे को डील कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लैरिटी मिली कि इसका प्रूफ कैसे करना है। अब क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या पोजीशन है, मतलब अगर आप इसका सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं कि ये बता क्या रहा है, तो सपोज कोई पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है और आगे बढ़ता है एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, राइट? आपसे पूछा जाए कि पोजीशन उसकी बताओ कि उसकी क्या पोजीशन है एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में उसकी पोजीशन बताओ। तो बस आपको इस फॉर्मूले में रखना है, आपको यहाँ u की वैल्यू 0 पता है, t की वैल्यू 10 पता है, a की वैल्यू 2 पता है, s निकालना है। तो क्या करेंगे बताओ? सिंपल सिंपल वैल्यूज रख देंगे। तो ut अगर u 0 है तो ये पूरा टर्म तो 0 हुआ, बचा कौन सा? हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? तो 2 और 10 का स्क्वायर, तो ओवरऑल पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी? 2 से 2 गया तो पार्टिकल की पोजीशन हो जाएगी 100 मीटर। इस तरीके से सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जहां आपको किसी भी टाइम टी के वक्त पार्टिकल की पोजीशन निकालनी हो तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है कि ऐसे क्वेश्चंस में कैसे इसको यूज करना है। अभी तो मैंने बहुत सिंपल वाली बात बताई, आगे चल के थोड़ा इसका ट्रिकी पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे, पर उम्मीद करता हूं कि आपको सेकंड वाली बात पता लग गई। अब इसी से जुड़ी हुई एक और बातचीत है जो आपको जाननी चाहिए। एक और बातचीत क्या है? कई बार ऐसा पूछा जाता है, क्योंकि ये जो रिलेशन है इसमें थोड़ा समझ लीजिए। अगर पार्टिकल यहां था, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अगर पार्टिकल यहां था, स्टार्ट यहां से करता है और 10 सेकेंड में पार्टिकल यहां पहुंच गया आगे की तरफ, सपोज यहां पहुंच गया। अब ये कहानी है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड की और ये कहानी है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड की। तो ये जो s आया है, ये पूरी डिस्टेंस आई है, मतलब 0 से और यहां तक में वो कितना ट्रेवल करता है? दैट इज 100 मीटर। जब भी इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू कुछ पुट करते हो तो वो टाइम की वैल्यू पूरे, मतलब जो भी टाइम है, जैसे 10 सेकेंड दे दिया, तो ये रिलेशन ये बताता है कि 0 से 10 तक पार्टिकल कितना ट्रेवल करने वाला है। 0 से 10 सेकेंड तक पार्टिकल कितना ट्रेवल करने वाला है, ये पूरी कहानी बताएगी। आई होप आपको ये कहानी क्लियर हो, समझ आ रही है अच्छे तरीके से। 0 से 10 तक पार्टिकल कितना ट्रेवल करने वाला है। अब कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि आप बताओ कि पार्टिकल इस 10 सेकेंड की जर्नी में
8 से 10 तक के बीच में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 9 से 10 तक के बीच में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या 6 से 10 तक में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है कि सपोज कोई पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा और पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, तो अगर उसने पहले सेकंड में ये ट्रेवल करा है तो उसके दूसरे सेकंड में जाहिर है थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ रही है। तीसरे सेकंड में हो सकता है थोड़ा और ज्यादा हो, फोर्थ सेकंड में थोड़ा और ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जब किसी पर्टिकुलर सेकंड का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, किसी पर्टिकुलर सेकंड का, कि एक जैसे फोर्थ सेकंड में बताओ, फिफ्थ सेकंड में बताओ, या 2 सेकंड, लास्ट के 2 सेकंड में बताओ, तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। क्योंकि हमारे को जो पता है ओवरऑल सीन, वो तो पूरे टी टाइम का पता है, हमें इंडिविजुअल सेकंड का तो पता नहीं है। इसी को फोर्थ इक्वेशन से लिंक किया जा सकता है और इससे जो फाइनल फॉर्म होगी उसे फोर्थ इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे इस पूरे सिनेरियो में कोई पार्टिकल यहां से यहां पहुंचता है और सपोज ये जर्नी है 5 सेकंड की। कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड। और आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट 2 सेकंड बताओ। मान लेते हैं कि पार्टिकल जो 3 सेकंड में ट्रेवल किया वो यहां से यहां तक, आपको लास्ट 2 सेकंड बताना है। लास्ट 2 सेकंड की एस बतानी है, एस ऑफ लास्ट 2 सेकंड। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप अगर एस लास्ट 2 निकालना है, लास्ट 2, तो आप एक छोटा सा काम करिए। क्या काम करिए? आप पहले निकालिए टोटल एस इन 5 सेकेंड और उसमें से माइनस कर दीजिए एस इन 3 सेकेंड, क्योंकि अपने को फॉर्मूला पता है एस का, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो टाइम की जगह 5 रख के निकाल लेंगे, फिर टाइम की जगह 3 रख के निकालेंगे, और 5 में से 3 माइनस करोगे तो लास्ट 2 सेकेंड का रिलेशन हमारे को आ जाएगा। आई होप आपको ये कहानी क्लियर है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कहानी है कि 5 सेकेंड का निकालना है, फिर 3 सेकेंड का निकालना है, और स्टोरी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी। एक सेकेंड। ओके, सो मैंने आपसे कहा कि लास्ट 2 सेकेंड निकालने का सबसे अच्छा तरीका बताइए क्या है। तो 5 सेकेंड में से 3 सेकेंड माइनस कर दें तो बहुत ही बढ़िया है, उसी की अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। अब इसमें एक दो बातें और आपको बता देता हूं। अब एक तो तरीका ये है कि जैसे कोई भी पार्टिकल है, सपोज कि वो जा रहा है, रेस्ट से शुरू हुआ, वो रेस्ट से शुरू हुआ और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और 5 सेकेंड की 7 सेकेंड की जर्नी है, सपोज 5 सेकेंड की जर्नी है और आखिरी 2 सेकेंड निकालना हो, तो एस इन 5 निकालने का बड़ा ही अच्छा तरीका है, हाफ ए और 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5। अब थर्ड सेकेंड निकालना हो तो यू तो 0 ही है, तो यूटी हटा दीजिए, तो सीधा सीधा हो जाएगा हाफ ए एंड 3 का स्क्वायर। अब ए की वैल्यू भी 2 है तो चलो कट भी जाएगा। अब एस इन लास्ट 2 सेकेंड निकालना हो तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो आप आराम से कह सकते हैं 16 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड। तो एक तो ये तरीका है, आई होप आपको ग्रेजुअली पता लग गया। अगर वेरिएबल के फॉर्म में यही डाटा आपको चाहिए हो कि वेरिएबल के फॉर्म में इसको कैसे निकालें, तो जब वेरिएबल के फॉर्म में कई बार आपको चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं वो थोड़ा सोचिए। जैसे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एस इज इक्वल टू, हम लोगों ने जब टर्म पढ़ रहे थे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर का डेरिवेशन चल रहा था, तो उस वक्त u और बाहर ले लिया था और रेंज ले लिया था 0 से t तक, और यहाँ 0 से s तक, अगर आपको याद हो प्रूफ वाला टर्म, और a/2 बाहर ले लिया था और t स्क्वायर अंदर, और रेंज ले लिया था 0 से t तक। यही तो था जब हम प्रूफ कर रहे थे कि 0 से t तक पार्टिकल क्या ट्रेवल करेगा सेकेंड इक्वेशन के प्रूफ में। तो हमने रेंज लिया था 0 से s, 0 से t। आप चाहिए तो आपको मैं दिखा देता हूं, जब हमने प्रूफ किया था, यहां देखिए dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर सबको स्प्लिट किया था, और रेंज पे ध्यान दीजिए क्या दिया था, 0 से t, 0 से t, मतलब 0 से t तक वो कितना ट्रेवल कर रहा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न था। लेकिन अगर इसी सिनेरियो में आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न थोड़ा चेंज हो जाए, आप यहां 0 से t ना लेकर के, 0 से t ना लेकर के
और सपोज आपके दिमाग में चल रहा हो कि आखिरी सेकंड का बताओ, लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड का मतलब ये तो जो रेंज है वो सपोज की एस nth है, nth सेकंड निकालने के लिए वो रेंज मान लो एस ही है, लेकिन जो टाइम है वो है n-1 से लेकर के n तक। अच्छा ये समझ गया बात। मान लेते हैं टोटल टाइम n सेकंड है। टोटल टाइम कितना है? n सेकंड। उसको मैंने n से, ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहां t है तो मैं यहां का वेरिएबल चेंज कर देता हूं। और इक्वेशन भी n के फॉर्म में ही आपके पास आती है, इसीलिए n पे प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छा है। तो अगर मैं आखिरी सेकंड का निकालना चाह रहा हूं, जैसे 5 सेकंड की जर्नी में अगर मुझे फिफ्थ सेकंड निकालना हो, देखिए फिफ्थ में और 5 में डिफरेंस है। जैसे आप 11th क्लास में हैं तो 11th का मतलब है 10 के बाद 12 से पहले, यानी ये पूरा फेज 11th है। आपने 11 साल में कितनी पढ़ाई करी और आपने 11th में कितनी पढ़ाई करी, दोनों में फर्क है। आपने 11 ईयर्स में कितना पढ़ा और आपने 11th में कितना पढ़ा, दोनों में फर्क है। 11th कहा जा रहा है, इसका मतलब 10th के बाद 12 से पहले, यानी 11 वाले एंटायर ईयर में कितना पढ़ रहे हो आप। ऐसे ही जब फिफ्थ कहा जाएगा तो फिफ्थ का मतलब 4 के बाद 5 कंप्लीट होने तक, ये वाला फिफ्थ है। तो आप जरूर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, एस इन 5 या एस इन फिफ्थ, एस इन फोर्थ, एस इन थर्ड। ऐसा जब वर्ड आता है तो पर्टिकुलर सेकंड का पूछा जाता है। तो सपोज आपको फिफ्थ निकालना है, तो फिफ्थ निकालने का क्या मतलब है, 5 में से 4 को माइनस कर दो। 5 में से 4 को, 5 पूरा आपको पता है सिंह 5, उसमें से 4 माइनस करोगे तभी तो फिफ्थ आएगा। ये सर नो। तो ऐसा ही अगर जर्नी n सेकंड की, मान लो जैसे थर्ड सेकंड का निकालना होता, थर्ड सेकंड, तो 3 निकालते और उसमें से एक पहले यानी 2 को माइनस कर देते। मान लो 10th सेकंड होता तो 10 में से एक सेकंड पहले यानी 9 को माइनस कर देते। अब थोड़ा वेरिएबल में सोचो, अगर n सेकंड है तो माइनस किसको करोगे, n में से एक सेकंड पहले यानी n-1 को माइनस कर दोगे। तो कैलकुलस में सोचो, अगर कोई जर्नी n सेकंड की है तो nth सेकंड का मतलब हुआ n-1 से n तक के बीच में कितना ट्रेवल किया। n-1 का मतलब 10 में से एक माइनस कर दो, 9 से, 9 से 10 तक, उसी को वेरिएबल में लिया। दैट्स इट। कंफ्यूजन क्लियर है? आई होप क्लियर है। तो मुद्दे की बात यहां ये है कि अगर ये टर्म आपको पता लगा तो जब भी आप s निकालोगे किसी पर्टिकुलर रेंज का, तो आपको यहां रेंज ले लेना है n-1 से n तक। मान लो आखिरी के 2 सेकंड निकालना हो तो n-2 से n, n-2 टू n, जिसका भी चाहिए, कैलकुलस से जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो सपोज अगर आपको एसेंथ चाहिए हो, लेफ्ट वाला पार्ट एसेंथ है, यू तो बाहर ही ले लिया, यहां t की जगह रखोगे पहले n, फिर माइनस n-1 प्लस a/2, फिर t स्क्वायर की जगह n रखो तो n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो s nth का जो फॉर्मूला मिलेगा ये nth है u, और जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां क्या हो जाएगा, n-n+1 और प्लस a/2, इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो n स्क्वायर माइनस इसको a-b का होल स्क्वायर, तो हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab यानी -2n, ये ब्रैकेट में रहेगा। इसको फिर आप ओपन करोगे, ये तो n से n कट ही जाएगा, तो s nth का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा u प्लस 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, u प्लस a/2, और इसको सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 2n, ये माइनस वाला टर्म यहां आएगा तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर है। बहुत ही आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपको आसानी से समझना है। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर गया तो s nth का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, u प्लस a/2, और ध्यान से देखिए तो 2n पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। क्या ये वही वाला फॉर्मूला है जिसे हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहे थे? इसको कई बार कंसीडर कर लिया जाता है फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन ये एक्सप्रेशन फॉर लास्ट सेकेंड, जब भी कभी लास्ट सेकेंड का पूछा जाए, एक्सप्रेशन फॉर लास्ट सेकेंड या nth सेकेंड पूछा जाए, तो किसी पर्टिकुलर सेकेंड का पूछा जाए तो ध्यान रखिए आखिरी के 2 सेकेंड में ये मत लगाइएगा, ये सिर्फ आखिरी के 1 सेकेंड में ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।
आखिरी के 1 सेकेंड में। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई कि एसेंथ का फॉर्मूला u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन कैसे आया। तो कैलकुलस मेथड से प्रूफ है, आप एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते थे। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, एन सेकेंड का आ गया। अब n की जगह n माइनस वन लगा दो, तो यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यही वाला टर्म आ जाएगा। तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते थे, पर कैलकुलस से हर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर मान लो वेरिएबल के फॉर्म में उन्होंने आखिरी 2 सेकंड का कहा है, तो आप इसको सॉल्व करके बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो ये फोर्थ इक्वेशन था जो कि सेकंड इक्वेशन से जुड़ा हुआ मामला था, तो इसलिए मैंने इसको यहीं करा दिया है। तो अभी ध्यान रखिएगा, पहली बात, हमारे को अभी 2 बातें पता लगी। मोरल स्टोरी क्या है कि हमारे को 2 चीजें पता लगी, एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पोजिशन टाइम से जुड़ा हुआ, और एक एस एनथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन। ये एक एक्सप्रेशन है, ये लास्ट सेकंड का एक्सप्रेशन है, और ये एंटायर टी सेकंड में जितनी चाहिए होगी ये उसका एक्सप्रेशन है। और पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो आपने पढ़ी ली है बिना किसी दिक्कत के। तो अभी आपने 3 एक्सप्रेशन अच्छे से पढ़ ली। इससे जुड़े हुए, लास्ट सेकंड से जुड़े हुए और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू या अलग अलग चीजों के थ्रू मैं बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। अब क्योंकि हम लोग, हमारी पॉइंट ऑफ कंसर्न है यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझना, उसको प्रूफ करना, उसकी डिटेल जानना, इसीलिए अब तीसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्राइमरी इक्वेशन है जिसको कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन सुना हुआ होगा आपने। अब पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन का क्या मतलब है, याद दिला दूं आपको। ये एक्सप्रेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। अगर ध्यान दीजिएगा तो ये वाला दोनों टर्म्स क्या है, वेलोसिटी है, और ये वाला क्या है, पोजीशन है। इसीलिए इस रिलेशन का नाम क्या पड़ा, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अगर कल को प्रूफ करने को आ गया कहीं, मान लो आप ग्राफिकली या फिर कैलकुलस से, ग्राफिकली तो बचपन में आता था, कैलकुलस वाला पार्ट अगर आ गया तो अब किसी भी एक से शुरू कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी और एक्स, डीवी और डीएक्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। या तो हमने ये वाला रिलेशन पढ़ा हुआ है एज ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, या तो हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो वेलोसिटी का एक्स के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ए का अलग है, वेलोसिटी का टाइम के साथ है, पोजीशन का डिस्टेंस के साथ है। अब मान लो डीवी और डीएक्स को मिला के कोई डीवी और डीएक्स का आपस में रिलेशन बिल्ड करना है, तो आप इसमें चेन रूल लगा लेते हो किसी भी रिलेशन में। या तो यहां, जैसे अगर यहां कर रहे हो तो डीएक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, अगर यहां करते तो यहां डीवी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते। दोनों में से कोई आपकी चॉइस है, आप कुछ भी चूज कर लो। आप इसको भी चूज कर सकते हो, इसको भी, कोई भी आपकी चॉइस का कोई सा भी एक चूज कर लेते हैं। सपोज हमने ऊपर वाले को चूज कर लिया, तो अभी डीवी भी आ गया, डीएक्स भी आ गया। अब क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, थोड़ा डीएक्स को यहां ले आओ, तो क्या लिखा जा सकता है, डीवी बाई डीएक्स इंटू इस dt को इधर ले जाएंगे तो dx बाई dt। आप देखिए कितना खूबसूरत रिलेशन फॉर्म हो गया। सो ए कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू dx बाई dt को आप लिख सकते हो v और dv बाई dx। आप याद रखिएगा, इस रिलेशन के ऊपर जेई में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। तो ऐसा नहीं है, ये चेन रूल के थ्रू जो ये एक्सप्रेशन बना है, मान लो कल को वेलोसिटी x के फंक्शन में दे दे और आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, तो आप इसी रिलेशन को यूज करोगे। तो ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप देखेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। तो आपको इंडिविजुअली एक्सप्रेशन बहुत ध्यान रखना है, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, सिर्फ प्रूफ करने के टारगेट से नहीं कि इसको प्रूफ करना है, नॉर्मली भी इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, मान लिया आपको ये रिलेशन निकालना, डीवी और डी एक्स का रिलेशन, तो अगर dx को दूसरी तरफ भेजो और v dv को एक साथ रख दो, v dv इज इक्वल टू a dx किया जा सकता है। अब वेलोसिटी और x का रिलेशन निकालना है तो दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, कई बच्चे फिर से यहाँ गलती करते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू u प्लस ए टी रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि v के आगे dt नहीं लिखा है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना होता
तो टाइम के फंक्शन वाली वैल्यू यहां पुट करते, लेकिन क्योंकि ये वेलोसिटी ही है तो हमें सीधा सीधा एक्स डी एक्स वाली फॉर्मेट में आ गया ये। तो एक्स डी एक्स का क्या होता है, एक्स की पावर एन, इसकी मान लो पावर 1 है, कोई पावर नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो एक्स की पावर एन डी एक्स का सीधा फॉर्मेट आ गया। तो v को v के रिस्पेक्ट में ही है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा। चाहो तो आप रेंज ले लो, वेलोसिटी की रेंज u से v तक होती है, आपको पता ही है। और dx a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसकी रेंज 0 से s तक आ जाएगी। तो अब v की पावर 1 dv, x की पावर n dx का फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो v प्लस 1 यानी कि 2 और अपॉन 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म। और रेंज ले लिया u से v तक और a बाहर ले लिया, और dx का इंटीग्रल s हो जाएगा, और रेंज ले सकते हैं dx का मतलब सॉरी x हो जाएगा, और रेंज ले लेते हैं 0 से s तक। तो आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब क्या है, अब आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो आप देखिए यहां v की जगह v रख सकते हो, यानी पहले 1/2 को बाहर ले लो और v की जगह रखो v, यानी v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर की v की जगह u रखो, तो टर्म बनेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू ये a है, और x की जगह s रखो और फिर x की जगह 0 रखो। अब इस 2 को आप चाहो तो राइट साइड भेज दो, तो लेफ्ट में बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 राइट साइड आ गया, तो 2as। दिस इज द प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन, जिसको कि हम लोगों ने यहां कर लिया। आई होप आपको ये कहानी क्लियर है कि कैसे इसको प्रूव करना है। सिंपल है, चेन रूल के थ्रू किसी भी एक रिलेशन में हमने dv टर्म था, dx का टर्म लाना था, तो dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, एक खूबसूरत रिलेशन यहां फॉर्म हो गया, और फिर ट्रांसफर करके इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करके ये सॉल्व कर लिया था। जब कभी ग्राफिकल से इसका प्रूफ आया करता था तो उसी सेम रिलेशन में, कौन सा रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन में, वेलोसिटी टाइम जब पार्टिकल किसी सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंचता था t टाइम में, यहां से यहां तक का टाइम t था, तो आप अलग अलग ट्रायंगल करके सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करते थे, और पूरा ट्रेपेजियम का एरिया एक साथ निकाल दो, एंटायर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अगर एक साथ निकाल दोगे, क्योंकि ये भी रिलेशन पोजीशन वेलोसिटी का ही है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया के इक्वल, पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया के बराबर होता है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल देते थे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम कैसे फॉर्म हुआ है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, यहां से यहां तक u है और यहां से यहां तक v है। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो v प्लस यू, और इनटू गैप बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, तो गैप यहां से यहां तक कितना है, t है, तो यहां कर देते थे t। बाद में क्योंकि इस रिलेशन में टाइम तो चाहिए नहीं, तो टाइम की वैल्यू वेलोसिटी के फॉर्म में आप चाहो तो लिख सकते हो हाफ इंटू v प्लस यू, और टाइम की जगह लिख दो v माइनस यू अपॉन a। कैसे, v माइनस यू इज इक्वल टू at फर्स्ट इक्वेशन से, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन यू बाई a, तो वो ही यहां रख दिया है। अब क्या हुआ, a2 को लेफ्ट में भेज दो, तो ये हो जाएगा 2as इस रिलेशन को, और v प्लस यू, v माइनस यू, v प्लस यू, v माइनस यू, जिसको लिखा जा सकता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आइडेंटिटी है a प्लस v a माइनस v, तो a प्लस v a माइनस v, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो क्या सेम रिलेशन यहां प्रूव हो गया ग्राफिकल से, तो मैंने याद दिला दिया आपको ग्राफिकल भी, कि जब कभी ग्राफ से इसको प्रूफ करना हुआ था तो आप क्या करते थे, इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल करके इसको प्रूफ कर लेते थे, और कैलकुलस मेथड से प्रूफ तो आपको यहां आ ही गया। तो आपने आई होप एक एक बारी की डिटेल सारी समझ ली है कि चारों इक्वेशंस हैं क्या। तो कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन देखें तो हमने चारों इक्वेशंस को यहाँ क्या किया है, प्रूफ कर लिया है। कौन कौन सी, s इज इक्वल टू सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, isn't it, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, isn't it, और s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। यस और नो, ये चारों इक्वेशन हमने यहाँ खूबसूरती से इसको क्या किया, प्रूफ कर लिया। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई। साथ में इससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस करे
कि वो टर्म्स क्या हैं, किस तरीके से हैं। तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं, टाइम की वैल्यू पता है और आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यही सेम इक्वेशंस को अगर आप ध्यान दो तो कई बार लिटिल बिट मॉडिफाई भी हो जाते हैं। मॉडिफाई कैसे होते हैं? जैसे मान लिया फॉर द केस ऑफ वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है, फॉर द केस ऑफ वर्टिकल मोशन, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन का क्या मतलब है? वर्टिकल मोशन का मतलब है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि अगर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में, यानी ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रही है, उसके इन्फ्लुएंस में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है या पार्टिकल नीचे आ रहा है, सपोज कि यहां से पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी नीचे लगी, ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है? ग्रेविटी उसको नीचे पुल डाउन करेगी। पुल डाउन का मतलब ऊपर जाने वाले को अपोज करेगी, तो रिटार्ड करेगी, तो नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको शायद आइडिया है कि जब भी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन लगे तो उस ए को स्मॉल जी से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब ताकि थोड़ा अलग से लगे कि हाँ वहां ग्रेविटी काम कर रही है। तो है ये भी ए ही, लेकिन ग्रेविटी की वजह से। तो ए ड्यू टू जी को ही शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? जी। ए ड्यू टू ग्रेविटी को शॉर्ट में सिंबल क्या बना दिया? स्मॉल जी। ध्यान रखना है। तो अगर कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसमें जी सपोर्ट करती है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी अपोज करती है। नीचे से ऊपर जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है एस, उसको यूजुअली हम हाइट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब आप ग्रेविटी का केस लेते हो तो आपकी चारों इक्वेशंस जो आप पढ़ रहे थे, जैसे आपने पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? तो v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी के ऊपर। अब मैं प्लस माइनस लगा रहा हूं क्योंकि साइन कन्वेंशन का थोड़ा खेल है कि कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है, इसीलिए हमने यहाँ प्लस माइनस ले लिया है। ऐसे ही जो इक्वेशन आप पढ़ते हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप इसको कैसे कन्वर्ट कर लोगे? ध्यान रखिएगा, इसको आप लिख सकते हो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इसको, इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो। ऐसे ही जो आपने रिलेशन पढ़ा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, अभी इसको कैसे करोगे? सेम है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच और प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू साइन। ये तीन एक्सप्रेशन यहाँ आसानी से यूज की जा सकती हैं। तो मैं फिर से एक बार बताऊं, पहली इक्वेशन थी क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस टू जी एच। ये तीनों एक्सप्रेशन आपको ऑलवेज याद रखनी है, बहुत ही खूबसूरत और इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। कोई भी पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, प्लस माइनस का जो खेल है उसमें मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप एक जनरल कन्वेंशन फॉलो करें। वैसे तो कुछ लोग इसको ऐसे यूज करते हैं कि ऊपर से नीचे कोई पार्टिकल आ रहा है तो जी सपोर्ट कर रही है, तो ऐसे केस में जी को पॉजिटिव ले लेते हैं। नीचे से ऊपर जा रहा है, जी अपोज करती है, तो जी को माइनस ले लेते हैं। अगर इस खेल के ऊपर प्रॉपर कमांड है तो आप इसको भी यूज कर लो, अदरवाइज आप एक जनरल कन्वेंशन फॉलो करो कि कोई भी चीज नीचे की तरफ आ रही है तो उसको माइनस ले लेना है, कोई चीज अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको प्लस ले लेना है। बहुत ही सिंपल खेल है। जैसे साइन कार्टेशियन में राइट साइड को हम प्लस और लेफ्ट साइड को माइनस ले लेते हैं, अप साइड को प्लस और डाउन साइड को माइनस ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही अगर कोई चीज ऊपर लग रही है तो प्लस है, कोई चीज नीचे लग रही है तो माइनस है। आपको पता है जैसे जी तो ऑलवेज नीचे की तरफ लगती है, तो जी ऑलवेज कैसा ले लिया जाता है? जी ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जी कभी ऊपर एक्ट करता है क्या? नहीं। ऑब्जेक्ट के ऊपर जी ऑलवेज कैसा एक्ट करेगा? नीचे की तरफ। तो जी को हमें ऑलवेज कैसा ले लेना चाहिए? नेगेटिव ले लेना चाहिए। अगर कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका एच पॉजिटिव ले लो, अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो एच नेगेटिव ले लो। तो सारी क्वांटिटीज, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो प्लस यू, अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो माइनस यू। बहुत ही सिंपल है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। कई बार एक छोटी सी कंफ्यूजन है, मैं आपको बता देता हूं।
कई बार ये खेल खेलते हैं, कहते हैं, एक क्वेश्चन है, साथ में क्वेश्चन के साथ बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो ओरिजिन है ग्राउंड, उस ग्राउंड को आप ओरिजिन मान रहे हो, अब पार्टिकल ऐसे घूम करके वापस आ रहा है, ऐसे घूम करके वापस, तो जाते वक्त और आते वक्त अगर वो एक सर्टेन हाइट पे है तो वो एच जाते वक्त पॉजिटिव होगा, आते वक्त नेगेटिव होगा, या दोनों बार पॉजिटिव होगा या दोनों बार नेगेटिव होगा, या इसका उल्टा, मतलब एच कैसा होगा, अगर मैं इसको h1 मान लेता हूं जाते वक्त और लौटते वक्त उसकी हाइट h2 है, तो h1 जो होगा वो पॉजिटिव और h2 जो होगा वो नेगेटिव, ये पहला ऑप्शन है। या इसका उल्टा, h1 होगा नेगेटिव और h2 होगा पॉजिटिव, या फिर h1 भी पॉजिटिव और h2 भी पॉजिटिव और h1 भी नेगेटिव और h2 भी नेगेटिव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। अब इसकी लाइन पे गौर करिए, इन लोगों ने इसको ओरिजिन माना हुआ है, इस पॉइंट को। तो अगर ये पर्टिकुलरली किसी पॉइंट को, जैसे मैथ्स में आप ध्यान करो, मैथ्स में जब आप साइन कार्टेशियन पढ़ते हो तो ओरिजिन अगर यहां है तो कोई पार्टिकल अगर यहां है तो आप इसको प्लस एक्स ही तो मानोगे, चाहे वो इधर जा रहा हो चाहे वो आ रहा हो। अगर ओरिजिन से इसकी डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो क्या ये पॉजिटिव ही होगा, अगर ओरिजिन से लेफ्ट में है इधर की तरफ तो ये माइनस एक्स होगा। तो अगर ओरिजिन मेंशन कर दी, जैसे इसी क्वेश्चन में ओरिजिन नीचे है, तो चाहे ये जा रहा है तब भी पॉजिटिव और आ रहा है तब भी ओरिजिन से इसकी जो हाइट है वो अभी भी पॉजिटिव है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अगर ओरिजिन स्पेसिफाई किया है तो ऐसा खेल खेलना है, अगर ओरिजिन स्पेसिफाई नहीं करना है, सिर्फ वेक्टर से लेना है, तो आप कह सकते हो कि प्लस माइनस, इजंट इट, यहां से यहां तक जो हाइट ट्रेवल हुई है, डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, वो माइनस में है। तो आप ये कन्वेंशन में कंफ्यूज मत होना प्लीज, आप अपने हिसाब से जो आपका कन्वेंशन चूज करता है बस कोई एक फॉलो करना है। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि ऊपर जाने वाली सारी चीजों को आप पॉजिटिव मानते जाइए, नीचे आने वाली को नेगेटिव मानते जाइए और सॉल्व कर लीजिए। बाकी आप जिस पे सेट हो चुके हैं आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये तीनों इक्वेशंस और साथ में इनकी साइन कन्वेंशन कैसे कैसे समझनी है वो आपको क्लियर होगा। अब इनसे जुड़े हुए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, जिन्हें आप कुछ शॉर्टकट्स भी कहते हैं। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, या इसको जी टी मान लो। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको केस ऑफ फ्री फॉल कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत केस है केस ऑफ फ्री फॉल। केस ऑफ फ्री फॉल में जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो इस केस को कहते हैं ड्रॉप, मतलब इसको ड्रॉप कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है, फॉल हो गया। तो अगर आपने किसी को फ्री किया, थ्रो नहीं किया, किसी को फ्री किया, तो अगर फ्री करने से वो फॉल हुआ है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कैसे है, जीरो। ऐसे ही अगर ड्रॉप वर्ड यूज किया जा रहा है तब भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। कंडीशन ये है कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से ड्रॉप नहीं किया गया है तो ड्रॉप केस में दो खेल है। ड्रॉप में जहां से ड्रॉप किया गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, या फ्रेम या जो ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट है, ड्रॉपिंग प्लेस है, वो रेस्ट में होना चाहिए। मान लो जैसे किसी बैलून ग्लाइडर है, ग्लाइडर ऊपर जा रहा है, उसमें से एक स्टोन ड्रॉप कर दिया गया, तो अब यू जीरो नहीं होगा, ग्लाइडर की जो भी वेलोसिटी होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। समझ आ रही बात, ये ध्यान देना है। तो ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट बॉडी अगर है, ठीक है, रेस्ट बॉडी, तो यू जीरो लेना है। फ्री फॉल के केस में क्या करना है, ज्यादातर केस में यू जीरो लेना है। समझ गए कौन से केस में नहीं लेना है, जहां बॉडी क्या कर रही हो, मूव कर रही हो सर्टेन वेलोसिटी से, उसको छोड़ करके बाकी सब केस में यू जीरो हो जाएगा। तो अगर यहां यू जीरो हुआ तो किसी भी इंस्टेंस में वेलोसिटी जो होगी वो कहीं ना कहीं जीटी के बराबर हो जाएगी। जीटी, अगर जी की वैल्यू राउंड ऑफ करके, वैसे तो जी की वैल्यू 9.8 होता है, पर कई बार अगर ऑप्शंस में वेरिएशन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हो, तो जी की वैल्यू 10 भी ली जा सकती है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला 10t, डायरेक्टली याद रखते हैं बच्चे, 10t। जैसे अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे ड्रॉप हुआ है, 1 सेकंड बाद की वेलोसिटी बताओ, तो 10 × 1 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद
10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड बाद 10 इंटू 3 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, ये हमें कई बार याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देखोगे, सेकेंड इक्वेशन में h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है। अब साइन कन्वेंशन लगा के पहले तो देखो u तो जीरो ही है तो हटा दो, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे आपने साइन कन्वेंशन क्यों नहीं लगाया, लगा लो, नीचे आ रहा है ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस तो अल्टीमेटली प्लस ही हो जाएगा। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खेल जाओगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि नीचे सपोर्टिव है तो मैं जी को पॉजिटिव ले लेता हूँ और एस तो पॉजिटिव मानना ही है, तो उस फ्रेम से भी सोच सकते थे। खैर ओवरऑल माइनस लगाया लेकिन माइनस माइनस कट के क्या हुआ, प्लस हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है फ्री फॉल के टाइम में कि टाइम के साथ हाइट का रिलेशन। या तो इसको ऐसे याद रखो, जी टी स्क्वायर या जी की वैल्यू 10, 10/2 5, तो अक्सर बच्चे इसको 5t स्क्वायर से भी याद रखते हैं। एच इज इक्वल टू व्हाट, 5t स्क्वायर। ये इतना आसान है, जैसे किसी ने कहा 1 सेकेंड में नीचे आया, बताओ हाइट कितनी हाइट से गिराया गया, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5, 5 मीटर से गिराया गया। 2 सेकेंड 2 2 4 5 20 मीटर से गिराया गया। 3 सेकेंड 339 इंटू 5 45 सेकेंड से गिराया है। 4 सेकेंड 4 का स्क्वायर 16 5 80 यानी 80 मीटर से गिराया गया। बहुत ही आसान है, मतलब आपको अगर ये वाला टर्म पता है तो आप तुरंत प्रिडिक्ट करोगे। ऐसे ही इससे टाइम का रिलेशन निकालना हो तो 2 इधर जाएगा जी इधर, तो √2h/g। ये फॉर्मूला अक्सर हम याद करते हैं टाइम आने का, कि अगर किसी h हाइट से गिराया तो कितने टाइम लगेगा उसको नीचे आने में, उसका फॉर्मूला क्या है, √2h/g। इसको कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, इज इक्वल्स टू 2, जी की वैल्यू 10 रख लो, 2/10 5 यानी h/5 से भी याद रखते हैं, h/5 से आप याद रखिएगा, इसको h/5 से भी याद रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर h 80 मीटर से किसी को गिरा दिया तो 80/5 होता है 16, 16 का √4 सेकेंड, तो आपको पता लगेगा अच्छा 4 सेकेंड में पार्टिकल ऊपर से नीचे तक आया है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको सेकेंड इक्वेशन की भी बातचीत पता लग चुकी है, राइट। ऐसे ही एक दो और भी हैं, जैसे थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो अगर u 0 हो गया तो v का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा √2gh। कुछ बच्चे इसको v इज इक्वल टू √20h से भी याद रखते हैं। सपोज आपने किसी पार्टिकल को 20 मीटर की हाइट से गिरा दिया तो 20 इंटू 20 का रूट 20 यानी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। सपोज आपने 80 मीटर से गिरा दिया तो 80 इंटू 20 1600 और 1600 का रूट होता है 40। तो अगर कोई पूछ रहा है कि 80 मीटर से गिराया फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जब वो ग्राउंड पे टच करेगा, तो अच्छा एक और बात, जब ऊपर से नीचे कोई गिर रहा होता है तो फाइनल वेलोसिटी पूछे जाने का ये मतलब नहीं है कि वो सरफेस से टकरा के कोलाइड करके जीरो हुआ, नहीं, कोलिजन का केस डिस्कस नहीं कर रहे हो आप। फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब वो ग्राउंड को टच करने वाला है उस वक्त की क्या वेलोसिटी है, उसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, राइट। तो ऊपर से नीचे आते वक्त फाइनल वेलोसिटी बढ़ती रहती है और सबसे फाइनल वाली सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। नीचे से ऊपर किसी को फेंकते हो तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटती घटती जब टॉप पर पहुंचता है तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अच्छी खासी इनिशियल वेलोसिटी देते हो। कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हैं कि जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी तो जीरो होगी क्योंकि हाथ जीरो से ही शुरू हुआ होगा। अरे भाई नहीं, जीरो से हाथ का नहीं देखना है, जब हाथ से छूट गया तो जो फाइनल वेलोसिटी आपने दी उसको इनिशियल कहते हैं उस बॉल के लिए। तो नीचे से जाते वक्त आप यू देते हो, फाइनल जीरो होता है, और ऊपर से नीचे आते वक्त यू जीरो होता है और फाइनल धीरे धीरे भी बढ़ता रहता है। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला रिलेशन भी कहीं ना कहीं क्लियर हुआ। तो एक बार फिर से लास्ट में ये भी देख लीजिए, अगर कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो आप उसको एक सर्टेन यू दोगे इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनली वी क्या हो जाना है, जीरो ही हो जाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी में अगर v जीरो हुआ और g नेगेटिव में लगा t, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी टी, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u/g। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस फार्मूला ये अपवर्ड जर्नी के लिए है कि अगर कोई पार्टिकल वर्टिकली अप जा रहा है तो क्या होगा, तो टाइम कितना लगेगा,
तो आंसर इज u बाई जी। कुछ बच्चे इसको टाइम इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10 रख करके भी याद करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड से किसी को फेंका, किससे, 10 मीटर पर सेकंड से, तो कितने सेकंड में टॉप पे पहुंच जाएगा, तो 10/10 1 सेकंड। अगर आपने 20 से फेंका तो कितने सेकंड में टॉप पे पहुंच जाएगा, 20/10 2 सेकंड। 30 से फेंका तो 3 सेकंड, 40 से फेंका तो 4 सेकंड। सीधा सीधा u/10 का फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है। कंफर्म है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक और बात, जितना जाने का उतना ही आने का। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे से घूमता हुआ ऐसे आ रहा है, एक साइड का फॉर्मूला है u बाई जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब तक वो हवा में था, याद रखिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ u बाई जी, यानी कि t इज इक्वल टू 2u बाई जी फॉर्मूला हो जाएगा। क्यों 2u बाई जी, क्यों, क्योंकि u बाई जी जाने का और u बाई जी आने का, तो टोटल कितना हुआ, तो 2u बाई जी, u बाई जी प्लस u बाई जी। जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में, जिस वेलोसिटी से आप थ्रो करते हो, अगर आप देखो फाइनल वेलोसिटी निकालो, प्रूफ करो, तो देखोगे फिर वापस आके उसी वेलोसिटी में आ गई। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम और हाइट सेम, तो सेम एक्सेलरेशन में सेम हाइट अगर ट्रेवल करता है तो वेलोसिटी भी सेम ही आनी है, क्योंकि ए सेम है, टाइम भी सेम आना है। तो ये छोटे 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 रिलेशंस आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। एक मिनट, ओके। सो ये रिलेशन था टी इज इक्वल टू व्हाट, टू यू बाई जी। तो आपने देखा ये जो छोटी छोटी बातें हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में v, क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो u समथिंग दे रहे हो, लेकिन v तो जीरो है। v वाला टर्म सेकेंड इक्वेशन में नहीं आता, थर्ड इक्वेशन में आता है। थर्ड इक्वेशन कौन सी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यही वाला तो रिलेशन है। तो अगर यहाँ g नेगेटिव और v जीरो, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहां दो बातें हैं, एक तो h का फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। कुछ बच्चे इसको h को ऐसे भी याद रखते हैं u स्क्वायर अपॉन 20, u स्क्वायर बाई 20, g की वैल्यू 10 रख ली। अब कितना शानदार है, देखो अगर आपने किसी को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो h कितनी, बताओ कितनी हाइट तक जाएगा, 10 का स्क्वायर 100/20, 5 मीटर जाएगा। चुटकियों में ब्रेन से सोचा बता दिए। अगर किसी ने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो u स्क्वायर बाई 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400, 400 बाई 20, 20 यानी 20 मीटर ऊपर जाएगा। 30 से फेंका, 30 का स्क्वायर 900/20, तो 900/2 करोगे तो 450 और 0 तो 45 मीटर ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके आप दिमाग में फटाफट निकाल सकते हो, अगर आपको ये शॉर्टकट्स याद हैं तो। जो इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस की जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं, अगर वो याद हों तो आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं पता लगी, अच्छे से क्लियर हुआ कि क्या सीन है, क्या सिनेरियोज है। अब पॉइंट आता है कि आखिर पढ़ तो लिया हमने, क्या क्या पढ़ा, काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ी और कहीं ना कहीं फ्री फॉल का केस डिस्कस किया, उसमें कुछ जो शॉर्टकट्स आते हैं वो भी डिस्कस कर ली कि क्या क्या है। अब इनके क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि एक दो एग्जाम्पल तो मैंने चलते फिरते बताया, बट प्रॉपर क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग लेक्चर लेकर के आऊंगा इसके बाद, जिसमें हम केवल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे, सिंपल भी करेंगे दो चार, और थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है तो इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में काइनेमेटिक इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के मैं आऊंगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। उससे पहले आप अपने लेवल में इन सारी चीजों को एक बार फिगर आउट कर लीजिए, दिमाग में पूरा सेट कर लीजिए, ग्राफिकली भी, कैलकुलस भी, इन सब के प्रूफ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको आज का ये सेशन ठीक लगा। अगर आपने किया हुआ है तो आपका बढ़िया रिवीजन हुआ, नहीं किया है तो आपको ये पूरा समझ आया। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ, और कुछ और टर्म्स हैं इससे जुड़े हुए, जैसे गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर है, उससे जुड़े हुए कुछ पार्ट हैं, उन सब को लेकर के मैं अगले वीडियोज में आपके सामने आऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।